गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर से हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग पार्ट भूगोल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। भूगोल का आज हम अध्याय 3 जिसका नाम है जल संसाधन। आज की इस वीडियो में हम इसके मोस्ट IMP प्रश्नोत्तर को देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखे थे और रिक्त स्थान देखे थे, उसके अलावा सत्य असत्य व सही जोड़ी तथा एक शब्द या वाक्य में उत्तर को हमने उस पहले वाली वीडियो में कवर किया है। अध्याय 3 की ही थी वो वाली भी वीडियो, जो कि जल संसाधन नामक चैप्टर से थी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से आप उसे आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वो वाली वीडियो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वाली भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम में लगभग 30 नंबर के जो है आने हैं। इसलिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से बन सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि वीडियो आपको समझ आ जाए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये प्रश्न। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों के लिए निर्माण करवाया? ठीक है, तो किस मौर्य शासक ने जल संसाधनों के लिए जो है तो निर्माण करवाया था? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील व सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था। मतलब जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य ही एक ऐसा जो है तो शासक था जिसके शासनकाल में प्रमुख जल संसाधनों का निर्माण कराया गया था, जिसमें से बांध बनवाए गए, झील बनवाए गए और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर जो 2 है, दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनवाया था? तो जो दिल्ली का हौज खास है उसको जो है तो 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट, यहाँ पे सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ बनाई गई थी? ठीक है, तो अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम का मतलब है जो अपने मतलब जो है तो मानव के द्वारा जो बनाई गई हो उसी को हम कृत्रिम झील कहते हैं। ठीक है, जो मानव के द्वारा बनाई गई है, प्राकृतिक रूप से नहीं, मानव के द्वारा जो बनाई गई है वही है कृत्रिम झील। तो भोपाल झील थी, ठीक है, जो कि 11वीं सदी में बनाई गई थी। ठीक है, कृत्रिम झील कहाँ बनाई गई है? भोपाल में बनाई गई है, जो कि भोपाल झील के नाम से जानी जाती है और वो भी 11वीं सदी में बनी थी। ठीक है, कृत्रिम झील। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना अनिवार्य कर दिया है? ठीक है, बनाना अनिवार्य कर दिया है। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना अनिवार्य कर दिया है। इस संदर्भ में दोषी अगर व्यक्ति, मतलब जो कोई अगर जल को संग्रहित नहीं करेगा, छत के जल को संग्रहित नहीं करेगा, उसको जो है तो कानूनी रूप से उसके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के सभी लोगों को मतलब छत वर्षा जल संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अलवणीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अलवणीय मतलब जो है मीठा जल, जिसमें लवण नहीं है, जो जल खारा नहीं है, उसे हम अलवणीय जल बोलते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें सतहों से, भूमि के सतहों से, सतही अपवाह और भौम जल से प्राप्त होता है, यानी कि भूमि के नीचे से। ठीक है, निरंतर नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। मतलब जल
वायुमंडल से कहाँ आता है, धरती पर, और धरती से पुनः वायुमंडल में जाता है वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा, फिर से आता है फिर जाता है। तो ये हो जाया जल चक्र। ठीक है। और वो जो मतलब जो है तो अलवड़ीय जल इसलिए है क्योंकि वो सतहों सुराखों के माध्यम से हमारी जो भूप्रपटी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसमें से दरारों और सुराखों के माध्यम से उसके नीचे चला जाता है और वहीं पर जाकर वो घूमता रहता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से फिल्टर हो जाता है। ठीक है। इसीलिए वो जल जो है तो अलवड़ीय होता है, जो कि पीने योग्य होता है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में किस क्रांति की आवश्यकता है? तो शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्रों में क्रांति लाने की आवश्यकता है। ठीक है। किस क्रांति की आवश्यकता है? तो कृषि क्षेत्रों में क्रांति लाने की आवश्यकता है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। ठीक है। जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में किस क्रांति की? तो कृषि क्षेत्र में मतलब जो है तो फसलों के विकास द्वारा। ठीक है। सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईसा के 1 शताब्दी पहले जल संग्रहण तंत्र कहाँ बनाया गया था? मतलब जल को एकत्रित करने की जो व्यवस्था थी वो कहाँ बनाई गई थी? तो ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरपुर में, ठीक है, गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है। उसके बाद है, उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत भारत में कहाँ मिलते हैं? उत्कृष्ट सिंचाई कहाँ कहाँ होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कलिंग यानी कि उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा यानी कि आंध्र प्रदेश, बेन्नूर यानी कर्नाटक, कोल्हापुर यानी महाराष्ट्र। उत्कृष्ट सिंचाई के सबूत यहाँ पे मिलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो यहीं पे होती है। उसके बाद हम प्रश्नों की अगली कड़ी में देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। जो जल संसाधन नामक जो चैप्टर है उसका हम अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की उनकी पूरी संभावना है। उसके बाद हम देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। उत्तर में देखते हैं, 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवड़ीय जल का जो अनुपात है वो बहुत कम है। ठीक है। जैसे कि पूरी धरती पर जो है तो महासागर पर जो है तो कितना मतलब जैसे 100% जल है तो 100% में केवल 1% जल जो है पीने योग्य है। ठीक है। 97% जल पाया 97% जल जो है वो लवड़ीय है और बचा 3%, तो 3% में 2% वाष्प के और बर्फ के रूप में है और 1% जल जो है पीने योग्य है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने वाला योग्य अलवड़ीय जल का अनुपात बहुत कम है। अलवड़ीय जल हमें सतही अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जल चक्र द्वारा होता रहता है। सतही जल को वाष्पीकरण के द्वारा वाष्पित हो जाता है, संघनित होकर वर्षा के रूप में फिर वापस आता है। ये वर्षा जल चक्र की बात हो रही है कि मतलब वो यहाँ से जो है तो बरस करके जल नीचे आता है, फिर यहाँ से वाष्पीकरण के रूप में फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ठीक है। तो इसी के कारण जो है तो जल का नवीकरण सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है जो लघु उत्तरीय, वो है बांध क्या है, बांधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बांध का आशय है, बांध बहते जल को रोकने और दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खाड़ी की गई एक क्या है, बाधा है। बांध क्या है, एक बाधा है, किसके लिए, जल को रोकने के लिए व बहाव को कम करने के लिए, जो कि आमतौर पर जलाशय, झील या जल भरण बनाती है। बांध का जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांध में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर निरंतर बहता रहता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जल दुर्लभता क्या है, इसके कारण क्या हैं। ठीक है। तो जल दुर्लभता को देख लेते हैं। मांग की तुलना में जल की कमी का अनुभव करना ही क्या है, जल दुर्लभता है। ठीक है। जैसे हमें मांग है जल की ज़्यादा और मिल रहा है कम, उसी को जो है तो जल दुर्लभता
कहते हैं। इसका प्रमुख कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, जल का दुरुपयोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर जो 4 है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ के बारे में बताइए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें क्या क्या लाभ हैं वो चीज़ देख लेते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से जैसे कि बांध बन गया, बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके कारण हमें विद्युत बनाने में सहायता मिलती है। दूसरा है घरेलू और औद्योगिक उपयोग होता है, वही जल से जल की आपूर्ति होती है, बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है, वह मनोरंजन का साधन है बहुउद्देशीय। उसके अलावा आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी हैं बांध, ठीक है। तो इस तरह से बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें लाभ हैं। इसके बाद है सरदार सरोवर बांध का महत्व लिखना है। सरदार सरोवर बांध का जो है तो महत्व क्या है, तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान की जल की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इन राज्यों में गुजरात के 9,490 गांव व 173 कस्बों को जल की पूर्ति होती है। उसके अलावा राजस्थान के 124 गांवों की जल की जो आपूर्ति है वो सरदार सरोवर बांध से ही हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।